चलिए जी, साइंस वाला बंद करिए, मैया बंद कर दो। तो कल हम लोगों ने क्लास 10th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के इकाई 1 के क को शुरू किए थे, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन। इसमें हम लोगों ने कल भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि जिसपे हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जिसपे हम सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, पृथ्वी के उसी भाग को हम लोग भूमि कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भूमि जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, सबको इसकी आवश्यकता, इसलिए मौलिक संसाधन भी है, और ये सीमित मात्रा में, इसलिए इसको हम सीमित संसाधन भी कहते हैं। पर्दा खींच दो। ठीक, उसके बाद हम लोग मृदा के बारे में पढ़े। तो मृदा में आप लोगों को अरे कोढ़िया नेट से न घींचे, तो फंस गया तो छोड़ाओ, देखी था, अब उन्हें से खाली कर दे। अगर यहाँ लाइट वहां वाला मर लो तो मार के तोरा गर्दा उड़ा दो। तो हम उसके बाद क्या पढ़े थे जी? मृदा संसाधन के बारे में बताए थे कि पृथ्वी के जो ऊपरी या भूमि के जो ऊपरी पतली परत होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है वो सब दिखा दिए थे, कैसे पत्थर फिर वो टूट टूट के मिट्टी में बदलता है। फिर हम पढ़े कि भारत में मिट्टी कितने प्रकार के, भारत में मिट्टी कई प्रकार के आए नहीं ले ना, आज रुक तो नहीं के दवाई दे हो डोज को किताब खोलबे, खोल दो। कई प्रकार के भारत में मिट्टी? 2 प्रकार के, नाम बताओ दोनों के। हाँ 10-12 गो। ये अब की बात चल रहा था कि तूनी के लात भात के जरूरत है, बात के जरूरत ना है, और शुरू होगा, ठीक ना? अभी हो सकता है या नहीं तो हमारे घर में के फंक्शन खत्म होगा बाद तो तूनी के गर्दा उड़ा देबू हम मारित मारित। पढ़े वाला नेत हूं ना, जे पीछे बतियाई दिखाई दे दिले या पूछली ना बतेले था। कई प्रकार के मिट्टी है जी? 4 गो। नाम बताओ चारों के। ना पता, आज बेटा तूनी सबके कल्याण है, रुका तू लोग। मिट्टी 6 प्रकार के बताए थे: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। अब बताओ नयका जलोढ़ मिट्टी के क्या कहा जाता है? बांगड़। और पुरनका के खादर। अच्छा, पुराना के बांगड़, नया के खादर। आज तो मजा आएगा एकदम। चलो, लेटराइट किस भाषा के शब्द है? किस भाषा के पूछ रहे हैं? इसका अर्थ बताओ। लेटर के अर्थ क्या होता है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? कुछ शर्म है आप लोगों में? इतिशु इतिशु न है, बेशरम है, तो आपका इलाज बेशर्मी से किया जाएगा, शर्म है तो शर्मी से किया जाएगा। आज आप लोगों का इलाज हम करेंगे, एकदम करेंगे, पक्का, एकदम निश्चित रूप से। ठीक, इंजेक्शन लिया के रख ले रहा हो, धाए धाए देवेला है। तो हम 6 प्रकार के मिट्टी आपको पढ़ा दिए थे और बोले थे कि कल हम लोग यानी कि आज भूमि के वर्गीकरण को पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के भूमि को ऐसे बांटा जाता है। फिर हम इसके महत्व को पढ़ेंगे। इसे तो महत्व पढ़ ही लिए हैं कि हम लोग के जीवन में जितना भी क्रियाकलाप है, जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो इसी भूमि पर कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ही। फिर इसके अपर्दन को पढ़ेंगे। अपर्दन के मतलब होता है कटाव। मिट्टी एक जगह से कट के जब दूसरे जगह जाता है तो उसको हम मृदा अपर्दन कहते हैं। और जब मृदा का अपर्दन होता है तो वहां के मिट्टी उपयोग लायक नहीं रहता है, उसमें उर्वरा शक्ति नहीं रहती है। तो अगर उसका उर्वरा शक्ति बनाए रखना है तो उसके लिए जरूरी है कि उस मिट्टी का अपर्दन को हम रोके, यानी उसका संरक्षण करें। तो मृदा संरक्षण को पढ़ेंगे। फिर कैसे हम इसकी संरक्षण कर सकते हैं, क्या इसके उपाय हैं, उसको पढ़ेंगे। और ये सब करके हम इसका चैप्टर
समाप्त करेंगे और उसके बाद आज ही इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे। 20-25 जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे और आज ही इसका टेस्ट भी लेंगे, सब आज ही होगा। ठीक, क्लास शुरू करें। चलो, तो पहला चीज हम लोग का टॉपिक में क्या है, भूमि उपयोग के बदलते स्वरूप के ध्यान में रखते हुए इसे हम इतने भाग में बांटे। कौन कौन? एक ऐसा भूमि जहां पे किसका विस्तार है, यानी भूमि है लेकिन उसका उपयोग हम नहीं करते, उसपे सिर्फ क्या है, वन है, तो एक वन वाला भूमि। एक है ऐसा भूमि जिसपे हम कृषि तो कर सकते हैं लेकिन किसी कारणवश हम उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है कृषि नहीं, ये वाला है कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यानी उस पर आप कृषि ही नहीं कर सकते हैं। एक होता है कृषि योग्य भूमि, लेकिन किसी कारणवश हम उस पर खेती नहीं करते हैं। पहला समझ में आया, एक भूमि खाली वन वाला अलग बांट दो। दूसरा बंजर भूमि जरा पे खेती हम लोग नहीं करते हैं। तीसरा है ऐसा जिसपे हम खेती तो करते हैं, करते थे, आगे भी चाहे तो कर सकते थे लेकिन किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं। जैसे ये बिल्डिंग अभी है हमारा, जब ये बिल्डिंग नहीं था तब यहाँ क्या होता था, लेकिन आज इस पे क्या बन गया, बिल्डिंग बन गया। क्या अब ये खेती हो रहा है? हमारा जो बाजार है या हमारे आसपास कोई भी खेल के मैदान बन जाता है, या रेलवे लाइन बन गया, या कोई रोड बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बस स्टैंड बन गया, तो पहले उस भूमि का उपयोग होता था किस चीज में, कृषि में। आज नहीं हो रहा है। अगर चाहते तो उसमें हम कृषि कर सकते थे, लेकिन किसी और काम में उसको हम लगा दिए और उस पर हम खेती नहीं करते हैं। तो एक वो होता है कि गैर कृषि में लगा हुआ भूमि, जैसे हम वहां पे घर बना लिए, सड़क या फैक्ट्री लगा दिए, तो उस पर फिर हम कृषि नहीं करते हैं। फिर है स्थायी चरागाह या गोचर भूमि। हमारे यहाँ ये बहुत कम है, भारत में चरागाह बहुत कम है, लेकिन वही दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में चल जाओ तो बड़े बड़े चरागाह हैं। चरागाह मतलब समझती हो? नहीं समझता है? चरागाह के मतलब होता है बड़ा सा घास के मैदान, जहां तक देखेगा वहां तक तुमको सिर्फ घास ही घास दिखेगा, बड़ा बड़ा। और वो मुख्य रूप से यूज किया जाता है मवेशियों के चराने के लिए। जो हम लोग गाय भैंस रखते ना है, भेड़ बकरी, उसी घास के मैदान में ले जाइए, उसको चराते रहिए, तो चारा का दिक्कत नहीं होता है। तो हमारे यहाँ ये चरागाह नहीं है, कहीं कहीं हल्का फुल्का है, और नहीं तो इन देशों में चले जाओ तो बड़े बड़े घास के मैदान है। तो उस आधार पे भी हम इसको बांटते हैं कि एगो पूरा चरागाहे वाला है, एगो पूरा वन वाला है, खाली बड़ा बड़ा पेड़ है, जंगल है, वन है, और एगो घास के मैदान है जिसको हम चरागाह में रखते हैं। एक होता है जैसे हमने के घरे जमीन है तो उसमें हम कहते हैं कि एकरा में बगीचा लगा दे, तो फिर उस पर कृषि नहीं होता है, वो बाग बगीचा में उपयोग होने लगता है। तो वैसे भी इसको हम बांटते हैं। फिर है कृषि योग्य बंजर भूमि। अगर किसी भूमि में पहले हम खेती करते थे और 5 साल से उस पर हम खेती करना छोड़ दिए हैं, या उससे ज्यादा वर्ष हो गया उस पर हम खेती नहीं किए हैं, तो उसको हम रखते हैं किस में, कृषि योग्य बंजर भूमि। चाहे तो कृषि कर सकते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं। जब मान लो मेरा जमीन है, हमारा चिट्टू में लड़ाई हो गया जमीन को लेकर के, कर दिए केस, अब फैसला होवे नहीं क्या कि हमर क्यों कर, तो कोर्ट उस पे लगा देगा रोक कि ना तो इस पे आप खेती करेंगे ना आप करेंगे, दोनों में से कोई नहीं। अब वो 5-6 साल तक वैसे ही चलता जाए, खेती ना करे, तो उसको कौन से कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, वो चला जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि, खेती उस पे नहीं हो रहा है। समझ गए? एक होता है वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि में वो होता है जिसमें एक आध साल हम खेती ना किए, होता ना है कि इन साल धान रोपे हैं तो गेहूं ना रोपे छोड़ दिए, चाहे गेहूं के खेती किए हैं तो अब की छोड़ दिए, धान नहीं किए फिर से गेहूं में रोप दिया कोई और फसल, बीच में गैपिंग, तो उसको कहते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। समझ गया? ये तीनों को बढ़िया से समझना। जोन 5 साल से ज्यादा रह गया उसको कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। जो 1-2 साल तक के लिए है, 1 से 2 साल के लिए, उसको क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि। और जो 2 साल से ज्यादा, अब 5 साल से कम में आ जाए, वो किस में चला जाता है, इस वाले में। समझ गया? क्लियर? तीनों चीज, जो 5 साल से ज्यादा वो इस कैटेगरी में, जो 1-2 साल तक रहा वो इस कैटेगरी में, और जो 5 से कम है इससे ज्यादा है वो इस वाले में रहता है। और एक होता है शुद्ध बोई गई भूमि, जिस भूमि पे हर साल खेती होता है प्रत्येक वर्ष, उसको क्या कहते हैं, शुद्ध बोई गई भूमि। इसमें कोई दिक्कत, अब खाली आप लोगों को ये पढ़ते जाना है,
जेका से कि आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, रिजल्ट गिरते हुआ मुँह ऐसे कर लेना था आ ऊपर से 2-4 मुँह खींच के उहे घड़ी धाए धाए का दो 4 महीना बीत गए अभी लोग के जगबे न कैलन है। 4 महीना खत्म हुआ ना जी, हैं 4था महीना चल रहा है, तो खत्म करे में कितना टाइम है। अब देखो भारत में जो भूमि हम लोग उपयोग करते हैं उसको प्रभावित करने वाले 2 चीज होता है, एक भौतिक यानी एक तरह से कहो कि प्राकृतिक, और एक हम लोग। जैसे खेत पहले काम में यूज हो रहा था कृषि कार्य में, अब इसमें क्या लग गया, बिल्डिंग बन गया, तो अभी कृषि में उपयोग हो रहा है, लेकिन भूमि का तो उपयोग हम कर रहे हैं, उपयोग करने का तरीका बदल गया है। अब बताओ ये बदलने वाला कौन है, भौतिक परिवर्तन है ये कि मानव परिवर्तन है? हमने बदला है इसको। ठीक, अब मान लो यहाँ पे एक जमीन है, ठीक, और वहां पे ज्वालामुखी फट जाए, क्या वो भूमि अब उपयोग लायक रहेगा? किसके कारण उसका स्वरूप बदला? वो भौतिक में आ जाएगा, प्राकृतिक में रख लो, समझ गया। अगर इन सब चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है तो खुल के आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि समझाया जाए, नहीं तो इसको बार बार पढ़िए, ठीक ना। तब देखिए भौतिक कारक कौन, जैसे कि भू के आकृति में बदलाव हो जाए, या जलवायु में परिवर्तन हो जाए, या मृदा कट उठ जाए, जो भी हो जाए, तो सब काम में आता है भौतिक, ये सब प्रकृति के कारण होता है। एक हम लोग अपने अनुसार जब इसको बदलते हैं कि जनसंख्या बढ़ गया तो वहां पे घर बना लिए, मार्केट बना लिए, सड़क बना दिए, या कोई प्रौद्योगिकी क्षमता हुआ फैक्ट्री लगा लिए, तो ये सब काम करते हैं, किसमें आ जाता है? भूमि है। अगर वो हमारे कारण उसका उपयोग बदला है तो मानवीय कारक, हम कुछ नहीं किया उसका उपयोग बदल गया तो भौतिक कारक, समझ गया। हमने बिल्डिंग बना दिया, मानवीय कारक। ज्वालामुखी फट गया, हम उसमें कुछ नहीं किए थे। भूकंप आया, जमीन फट गया, हम उसमें कुछ नहीं किए थे। बाढ़ आया, सब मिट्टी कट के चला गया, उसमें हम कुछ नहीं किए, कहाँ चला जाएगा? समझ गए, क्लियर। अब देखो ये कल आप लोगों से हम पूछे थे भारत के क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी पूरी इसका पूरा क्षेत्रफल है। ठीक, कै बजे से क्लास में यहाँ 2:30 बजे से आए, हाँ अच्छा, बारिश हुई थी गल जाता हाल आए, बाप रे। देखो तो हमनी के पास पूरा क्षेत्रफल कितना है देश के, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन सबका डेटा हमारे पास नहीं है। डेटा बस हमारे पास इतना ही है, 93%, बचा हुआ 7% के डेटा हमारे पास नहीं है। तो गया कहाँ? तो आप लोग भारत के मैप देखे हैं, एक बनता है ऐसे, ऐसे तो न बना है, एक बनता है, अरे यार बनना ऐसे बना ना है आए। देखो इधर से कब्जा कैले है पाकिस्तान, आ इधर से कब्जा कैले है चीन। हम लोग भले मैप में अपना भारत को ऐसे दिखाते हैं, लेकिन विश्व का जो मैप निकलता है ना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसमें आपका भारत का ये वाला हिस्सा नहीं दिखाया जाएगा, ये वाला ये चीन में दिखाया जाता है, ये पाकिस्तान में, क्योंकि दोनों तरफ से कब्जा है चीन और पाकिस्तान के। अब जब यहाँ कब्जा चीन के है, पाकिस्तान के है, यहाँ चीन के है, क्या हम यहाँ के डेटा इकट्ठा कर सकते हैं? तो हमारे पास इतने जगह का डेटा नहीं है। टोटल हम क्षेत्रफल लेते हैं इसको कि हमारे इतना है, लेकिन कब्जा कैले हो, इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि हमर खेत है 1 बीघा के प्लॉट, आई बगल में यहाँ पर जून चिट्टू के खेत है 1 बीघा के प्लॉट। ठीक, अब इसको चिट्टू के तो पता है कि हमारे खेत कितना है 1 बीघा, हमको भी पता है 1 बीघा है, हमने इसके जमीन पर यहां तक कर लिया कब्जा। ठीक, तो इसके पास बचा 52 बीघा, और मेरे पास हो गया 1.25 बीघा, मतलब कुछ हिस्सा इसका हम 5 कट्ठा इसमें से ले लिए। ठीक, तो 1 बीघा में कितना हुआ यो 20 कट्ठा, तो मेरे पास कितना था 20, इसके पास भी कितना था, अब हम ले लिए इसका 5, तो मेरे पास कितना हो गया, इसके पास 15। लेकिन चिट्टू से तू पूछबे कि तोर जमीनवा कितना होता है, क्या बोलेगा 20 कट्ठा बोलेगा, लेकिन कब्जा कौन कैले है,
हम तो इसको पता है कि मेरा जमीन है 20 कट्ठा, लेकिन इसमें खेती की है, तब चिट्टू तो इतने दूर में न फसल लगाएगा, तो एकरा पास तो इतने के डेटा रहेगा कि इतने हमारा उत्पादन हुआ, यहाँ वाला कौन काट के लेके चल जाएगा। तो जमीन बता सकता है कि मेरे पास 20 कट्ठा है, लेकिन उसमें उत्पादन कितना हुआ, का फायदा है का नुकसान है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो हम लूट ले ली। वैसे ही यहाँ है, हमको पता है कि मेरा क्षेत्रफल इतना है, लेकिन इधर इधर से कब्जा है, वहां पे का हो रहा है न हो रहा है, हम लोग डेटा उसका नहीं ले पाते हैं। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। अब ये जो तुमको ये भाग बचा हुआ है, इसमें भी अगर देखो तो हम पूरे भूमि का उपयोग नहीं करते हैं, काहे कि कई जगह तो तुमको पहाड़ पठार मरुस्थल बर्फीला इलाका है, कई जगह वन है, कई जगह पूरा ऐसी झूड़ झाड़ है, तो हम पूरे भूमि का उपयोग कृषि में नहीं करते हैं, बहुत कम हिस्सा करते हैं, लगभग 54% होगा। देखो हम पूरे भूमि का लगभग 54% का ही उपयोग कर पाते हैं कृषि में, बाकी सब चल गया जंगल में, शहर में, पहाड़ में, पठार में, ऐसे करके क्या हुआ, खत्म हो गया था। आधा के हम लोग उपयोग करते हैं, आधा हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारे लिए बनता है, वो याद रखना, जानवर पालने में, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी हम लोग पालते हैं, तो जानवर को पालने में भारत नंबर 1 पे आता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे पशुपालन होता है। एक बार स्कूल वाला एग्जाम में पूछा गया है कि पशुधन पालन में भारत का कौन सा स्थान है, तो कितना पे आता है, पहला पे आता है, ठीक ना। अग्रणी मतलब होता है आगे, सबसे आगे, यानी नंबर 1 पे, तो पहले स्थान पे आता है। लेकिन हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि हमारे पास चारागाह नहीं है, और इस कारण से पशुधन पर इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। समझ गया, ये बात क्लियर है। पशु हमारे पास खूब पाल रहे हैं, लेकिन खिलाने के लिए चारा ही नहीं है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में या अमेरिका, इस सब जगह पे जैसे बड़े बड़े घास के मैदान है, हमारे पास वैसा घास के मैदान नहीं है, तो गाय भैंस चरेबा कहाँ, तो क्या करबा, 10 गो रख ले, तब 5 गो करवा, 5 गो से 3 गो, 3 गो से 2 गो, 2 गो से 1 गो, 1 गो से 1 को ना, तो धीरे धीरे उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये वाला तुमको हम बताइए दिए कि हमारे पास डेटा जितना है, उसमें से हम 54% भूमि का ही कृषि में प्रयोग कर पाते हैं, बाकी का हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। समझ गई। उसके बाद है एक तुमको शुद्ध बोई गई भूमि का विस्तार। शुद्ध बोई गई भूमि में वो होता है जगह पर हर साल हम खेती करते हैं, तो हर जगह एक जैसा नहीं है। अब जैसे तू अपने खेत देखो, तुम्हारे पास अपना अपना सोचो कितना खेत है, जितना भी है, क्या तुम पूरे खेत में हर साल खेती करते हो, क्योंकि हम तो खेत में न जाएं, नहीं जाता है। कौन जाता है, दादा जाते होंगे, पापा जाते होंगे, तो जाके घरे दादा पापा से पता करो कि जितना तुम्हारा जमीन है, क्या हर साल प्रत्येक वर्ष पूरे भूमि पर खेती कर लेते हो। कुछ भूमि हम छोड़ देते हैं, कुछ छूट जाता है, और कुछ छोड़ देते हैं कि अब एकरा अगला साल अंगाते ये फसल रोपेंगे, ये इस उद्देश्य से हम छोड़ देते हैं। लेकिन जेकरा पर हर साल खेती किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध बोई गई भूमि। अब ये जो हमारा पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पे लगभग पूरा जमीन पर हर साल खेती होता है। पंजाब हरियाणा में जितना खेत है ना, हर साल ओकरा पर खेती होगा, परित उसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक आध वो छीट फुट में छूट जाए तो अलग बात है, नहीं तो पूरे जमीन पर हर साल खेती की जाती है। और दूसरे तरफ आ जाओ हम लोग इधर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में, यहाँ पे बहुत कम भूमि पर खेती होता है, बाकी सब ऐसी पड़ती पड़ा हुआ है। तो इससे हम देख रहे हैं कि हर जगह एक जैसा खेती नहीं हो पाता है। एक बात क्लियर हुआ, आए क्लियर है। जहां ये पंजाब हरियाणा कौन जगह है, जहां पे लगभग सब खेत पर खेती हर साल हर फसल रोपा जाता है। और ये मिजोरम, मणिपुर ऐसा राज्य है जहां पे पूरे भूमि पर खेती नहीं होता है, बहुत कम, कितना 10% है, यहाँ 80%। मतलब ये कि मान लो ये है तो पंजाब, तब पंजाब के इतना भाग पर क्या होगा, खेती कर दिया जाएगा। ये है तो मान लो अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के इतने भाग पर खेती होता है, अब बाकी पड़ती रहता है। ये दोनों में अंतर है। पंजाब में जितना भूमि ओकरा से ज्यादा ही से पूरा पर लगभग क्या हो रहा है, खेती हो जा रहा है। इधर
खेती कम हो रहा है, प्रति ज्यादा है, यानी खेती ज्यादा हो रहा है, प्रति कम है, वही इसमें था। अब एक इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये एमवीवीआई, इसको अंडरलाइन कर लो जहां भी तुरा बुक में दिख रहा है। किसी भी देश का पर्यावरण अगर संतुलित रखना है तो उसके लिए आपके पूरे भूभाग के 33% भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। यानी कि मान लो हमनी के पास 100 किलोमीटर एरिया में हमनी के देश फैलल है, सीधा सीधा समझो, तो इसका 33% भाग पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। यानी 33 किलोमीटर पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि 33 किलोमीटर एक के जगह रहे, कहीं 1 किलोमीटर में फैला रहे, कहीं 5 किलोमीटर में रहे, कहीं 10 रहे, कहीं 2 रहे, कहीं 4 रहे, लेकिन सब मिला करके ओवरऑल 31 किलोमीटर कम से कम होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो वो आपका पर्यावरण खतरे में है। तो ये सवाल हमेशा पूछता है कि देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए कितने भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, 33। अब हमने के अभी पढ़े कि 32 लाख है, हमने के मोटा मोटी देखो तब 32 लाख हमने के है ना मैया, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10, इतना हमने के भूमि है, इसका 33% निकालना है। तो 2 से 2 काट दो, 32 33 को गुना करके 3 को जीरो बैठा दो, जो आएगा इतने भाग पर कम से कम हमारे पास वन का विस्तार होना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो हमारे लिए खतरा के वो एक संकेत है, आगे पर्यावरण हमारा खतरे में है। तो ये एकदम रटी जाओ, कितना परसेंट, 33% वन का विस्तार होना चाहिए। हमारे पास है कितना, अब बताओ पर्यावरण हमने के संतुलित है कि खतरे में है। ये भी कब का रिपोर्ट है, 1952 में राष्ट्रीय वन नीति आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, 1952 में। तो 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे पास मात्र 20% है, और इस बात को वो 70 साल से ऊपर हो चुका है। तो जाहिर सी बात है लगाए होंगे तो ऊपर, सब मिला के हमने के खूब होगा तो 21-22 होगा, समझ गया। अगर सरकार जैसे ध्यान दी है और लगवाई है, लेकिन अंधाधुंध कटाई भी हो रही है, दोनों चीजें हो रही है। तो अगर पुराना डेटा भी से चले तो कितना है हमारे पास, 13% और हमारे पास होना चाहिए। और जब आप लोग बिहार स्पेशल पढ़िएगा तो बिहार में पता है कितना है, ये हाल है हमनी के। बिहार का जितना क्षेत्रफल है तो उसका 33% होना चाहिए ना, कितना है, 7। पटना एक ऐसा जिला है जहां पे वन है ये नहीं है, हम लोग वह झूठ झाड़ के मान लेते कि जंगल है, वन है। वन वो नहीं है, वन वो है जो आप लोग रोहतासगढ़ के किला पर चढ़ के देखे थे, जहां तक देख रहे थे जंगल दिखाई दे रहा था, वन था वो, ठीक। वन था आप लोग के जो राजगीर घूमने जाते हैं उधर दिखाई देता है, बोध गया में है, पटना में वन नहीं है, नगण्य है इस मामले में, न के बराबर है। तो वन को लेकर के हमारे यहाँ एक समस्या है, इसको जब हम लोग वन पढ़ेंगे, वन संसाधन, तो वहां और बढ़िया से देखेंगे। फिलहाल हम लोगों को यहाँ इससे 2 चीज याद रखना है। पहला, किसी भी क्षेत्र का अगर पर्यावरण संतुलित रखना है तो कितना वन का विस्तार, 33%। राष्ट्रीय वन नीति कब आया है, यहां से ये 2 बात आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब देखिए हमने कर रहे हैं भूमि के विनाश। अब विनाश के कारण का है, तो मान लो जैसे भूमि हलियो का पर घर बना दिलू, रोड बन गया, बाजार लग गया, तो भूमि के का हो गया, विनाश हुआ ना। हम उसको किसी और चीज में उपयोग करते थे, अब किसी और में करने लगे। वहां पे संचार परिवहन के विकास कर दिए, वहां पे कोई फैक्ट्री लगा दिए, और वन के कटाई कर दिए। इन सबसे क्या होता है, भूमि का विनाश होता है। तो अगर पूछे कि भूमि के विनाश के कारण लिखे तो लिख देना, भूमि के विनाश के निम्नलिखित कारण है, 4 गो 5 गो डाल दो, समझ गया, नंबर पूरा तुमको मिल जाएगा। तो ये भूमि विनाश के कारण है। अब है भूक्षरण या अपर्दन। जब भूमि कटता है या मिट्टी कट के एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मैया, अरे यहाँ कुछ लिखल है पर न लोगित हो,
होकर होकर सबसे किनारे वाली, हाँ तोड़े। क्या लिखा हुआ यहाँ? भू अपर्दन या भूक्षरण या मृदा अपर्दन कहो। तो अगर पूछे तुमसे कि भू अपर्दन क्षरण या मृदा अपर्दन क्षरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको सीधे लिखना है कि जब मिट्टी कट कर एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? भू क्षरण या मृदा क्षरण या भू अपर्दन मृदा, जो बोलना है आप बोलते रहिए, कहते हैं। समझ गए? कटता कैसे है? तो काटने वाले कारक हैं आपको, जैसे बारिश के पानी आया तो तेज धार में बहेगा तो अपना साथ वो मट्टी को काट के लेके चला जाएगा। ठीक, तेज आंधी आया तो उसके साथ ही मिट्टी कट के एक जगह से उधिया के ओकरा जोड़े बह के हवा में चला जाता है। आंख में पड़ा है ना, तो कहीं से अब ना पड़ा है, तो ऐसे चला जाता है। आप पशु चारण करने गए, पशु चराने, तो जानवर के जो खुर होता है पैर, तो उससे मिट्टी का होता है कट जाता है, और जैसे ही हल्का हवा बहेगी या पानी आएगा वो कट के चला जाएगा। तो इस कारण से क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन होता है। अब अगर मिट्टी के अपर्दन को रोकना है तो पेड़ लगाइए, घास लगा दीजिए, वो क्या करेगा? मिट्टी को पकड़ लेगा और उसके कारण अपर्दन रुक जाएगा। तक कारण और उपाय दोनों बता दिए। मृदा अपर्दन क्या होता है समझ में आया? मिट्टी के एक जगह से दूसरे जगह कट के जाने की क्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण पशुचारण हो गया, तेज पानी के बहाव हो गया, हवाओं का बहाव हो गया, इसके कारण मृदा के अपर्दन होता है। हम पेड़ लगा करके या पट्टी बना करके या फिर और भी घेरने वाला कई सारा चीज आता है, वो हम करके और इसको क्या करते हैं? इस पे रोक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तुमको वही बताया गया है। देखो कि तेज गति में जब जल आता है, हवा बहती है, कोई हिमानी पर्वत टूट गया, समुद्र में लहर उठ गया, तो इन वजहों से क्या होता है? मिट्टी कट के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी को हम भू अपर्दन कहते हैं। और इस कारण से भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन अब तक बर्बाद हो चुका है। अब उस पर खेती वगैरह नहीं होता है, खत्म। समझ गए? तो ये नुकसान हो रहा है। ठीक, एक होता है भूमि निम्नीकरण। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि जिस भूमि पर हम खेती नहीं करते हैं, खेती लायक नहीं रह जाता, उसी को हम क्या कहते हैं? तो अगर पूछे भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं या इससे आप क्या समझते हैं, तब सिंपली लिखना है कि जब कोई भूमि कृषि लायक नहीं रह जाता है तो उसे हम भूमि निम्नीकरण कहते हैं। अब भूमि निम्नीकरण के कारण यही सब है, अपर्दन। चाहे देखो यहाँ बताया गया है, मान लो कहीं पे तू जमीन में खनन किया, जैसे बालू निकाल ली, तब बालू निकाल ली, अब गड्ढा उसी छोड़ दिया। अब जैसी बारिश वगैरह आएगा तो सब मिट्टी कट के कहाँ चला जाएगा? उस गड्ढे में, और आपका भूमि जो है वो उपयोग लायक नहीं रह जाएगा। समझ में आया? ये है हमने के बालू के खदान, ये है हमार भूमि। इधर पूरा तू बालू निकाल के एकदम गड्ढा कर दिया, ठीक, पूरा ही गड्ढा कैले है। अब ये गड्ढा करके तू ऐसे छोड़ दिया। अगला सीजन में जैसे ही बारिश आएगी, पानी आएगा, पानी के तो आदत है जिधर ढलकाव रहेगा उधर वो ज्यादा है, तो पानी इधर से इधर जाएगा, तू अकेले जाएगा, इधर के मिट्टी को भी काट के कहाँ ले जाके भर देगा? अब ऊपर ही सब उर्वरा मिट्टी था जेका में फसल लगता है, सब कट के कहाँ चला गया? अब क्या इसमें हम खेती कर सकते हैं? तो यहाँ मृदा का अपर्दन हो गया, ये उपयोग लायक नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि यहाँ के मिट्टी का क्या हो गया? निम्नीकरण हो गया। अब इसमें खेती नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देखो, ये मुख्य रूप से कहाँ होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहां पे कोयला ये सब बहुत ज्यादा निकलता है। तो इस कारण से सवाल पूछ सकता है कि झारखंड में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? खनन, गबरा करके छोड़ दी था, कोयला निकाल के छोड़ देला, मिट्टी जाको में भर गया। समझ गए? उसके बाद उड़ीसा में वनोन्मूलन, वन की कटाई कर दिए, तो जो मिट्टी को जड़ से पकड़े हुआ था वो मिट्टी अब कट गया, अब उसमें कृषि वगैरह नहीं हो सकता है, तो निम्नीकरण हो गया। तो उड़ीसा में कौन सा कारण है? वनोन्मूलन, यानी वन की कटाई। उसके बाद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में नहीं, यहाँ पे कौन है? पशुचारण। इन राज्यों में पशुचारण के कारण मिट्टी का निम्नीकरण हो गया है, वो उपयोग लायक नहीं रहा है। उसके बाद देखो पंजाब में एमवीवीआई बार बार एग्जाम में पूछता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वहां पे पूरा सिंचाई किया गया, पटाया गया खूब खेत के, इतना पटाया गया कि अब वो उपयोग लायक नहीं रहा है। तो अधिक सिंचाई के कारण ये उपयोग लायक अब
नहीं है, तो इसको अंडरलाइन कर लियो मैया सब। ठीक, अधिक सिंचाई के कारण कहाँ, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक, हरियाणा और पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में के कारण, उसमें भी इसके कारण हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से पूछता कौन है, ई वाला। ठीक ना, हरियाणा में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल कहां से बनाता है, किताब के पीछे भी ऑब्जेक्टिव होगा, देखो पलट के। अब भूमि निम्नीकरण के अभी बताइए दिए, कहीं वनोन्मूलन, तो कहीं पशुचारण, तो कहीं खनन, तो कहीं पूरा कीटनाशक दवाई डाल दिए, कहीं खूब खेत पटा दिए, तो इन वजहों से भूमि का निम्नीकरण हो गया है। अब ये भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो ये हमनी के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह, तो इसको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। हाँ, तो पूछेगा भूमि संरक्षण या मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो सीधे शॉर्ट में दम बोलना कि मिट्टी या भूमि को बर्बाद होने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण या भूमि संरक्षण कहते हैं। अब इसको संरक्षण करने के उपाय क्या है, तो आप पहाड़ी क्षेत्र में समुच्चय रेखी के जुताई करिए। समुच्चय रेखी समझता है, जैसे ये तुमको पहाड़ है, तो एक पर जहां तहां आड़ी बना दो, इसे इसे बांध दो, ठीक ना, ऐसे बांध देगा, तब यहाँ से पानी चलेगा, तो यहाँ के रुकेगा, फिर मेड़ में पूरा भर जाएगा आड़ी पर, तब नहीं में आएगा, तो स्पीड इसका क्या होगा, तब मिट्टी के कटाव कम होगा। फिर यहाँ आएगा, ऐसे रुक रुक के आएगा, रुक रुक के आएगा, तो मिट्टी के कटाव नहीं होगा, और हमारा मिट्टी जो है वो उर्वरक उसमें बना रहेगा, वो तुमको कृषि लायक रहेगा, आप उसमें कृषि कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि को बचा सकते हैं। उसके बाद फसलों का हेर फेर करके बुआई करो। देखिए पापा एक एक खेत में हमेशा एक एक फसल नहीं रोपते होंगे, बदल देते होंगे, एक बार गेहूं, एक बार चना, एक बार सरसों, एक बार धान, एक बार ये, एक बार वो, पलटते रहते हैं। वो इसीलिए पलटा जाता है ताकि उसकी उर्वरता बनी रहे। कोई फसल होता है जिसको बहुत ज्यादा उर्वरता की जरूरत होता है, तो मिट्टी को कमजोर कर देता है, ताकत शक्ति खाद, कोई के बहुत कम की जरूरत होता है, तो पलटते रहते हैं, तो वो मेंटेन होते रहता है। समझ गए। उसके बाद पशुओं के चरने से भी मिट्टी का अपरदन होता है, तो उसको अगर कंट्रोल करके हम पशु चारण करें, तब पर भी हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, इसको कटने से बचा सकते हैं। वन के कटाई के कारण होता है, तो उस पर रोक लगाइए, बचा लीजिए। वृक्षारोपण करिए, फिर से वन लगा दीजिए। इसके बाद जहां पे हवा से मिट्टी का अपवर्तन होता है, वहां पे पट्टी बिछा दीजिए, खेत पर लगा दीजिए, इसे ठीक ना, घेर दीजिए उसको, ताकि हवा उसमें अंदर न जा पाए और मिट्टी वहां से कट के बाहर न निकले। समझ गए। उसके बाद रासायनिक उर्वरक के कारण भी हो जाता है, तो उसके जगह आप जैविक खाद का प्रयोग करिए। रासायनिक में जैसे कीटनाशक सब डाला ना बाजार से लाके, तो उससे मिट्टी खराब होता है, तो उसके जगह आप गोबर इस सब के प्रयोग करिए, पत्ती सबके सड़ा गला के उसको खाद के रूप में उपयोग करिए, तो आप इससे बच सकते हैं, मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। वर्षा जल से होता है, तेज रफ्तार में गया, सब मट्टी काट के लेके चला गया, तो उसको रोकने का प्रयास करिए। भूपृष्ठीय जल का संरक्षण करिए, और भूमिगत जल का पुनः पूर्ति का प्रबंधन कीजिए कि नीचे पानी फिर से भरा रहे। तो ये सारे उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, भूमि को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें से एक काम भी नहीं करेंगे, काहे हम करी, हम ठिका ले ले ही, मोदी चाचा पूरा पहाड़ कटवा देती ना, हम चली पेड़ लगवा इतना मैया, ये बात ना समझ गए। तो ऐसे करके हम इसको बचा सकते हैं। इस चैप्टर में तुम लोगों को इतना ही पढ़ना था, चैप्टर खत्म हुआ। अब लगले हम लोग अभी इसका ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या बताएं अभी, अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पे निम्नीकरण हो रहा है। तोरा वनोन्मूलन अभी था, वनोन्मूलन कहाँ था, उड़ीसा में। मेढक ई नहीं है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, ये तुमको आएगा शायद वन संसाधन में। एंड्रीन नाम के एक रसायन होता है, ठीक ना, जिसके कारण इसका प्रजनन कमजोर हो जाता है। हम लोग खाद सब डालते ना हैं, तो वो उसमें एक एंड्रीन होता है, और एंड्रीन के जैसे उसका शरीर में प्रवेश होगा, उसका प्रजनन शक्ति खत्म हो जाता है, और नए मेंढकों को जन्म
नहीं दे पाएगा। और तू कहेगा कि तो बढ़िया है टटर से बचम, लेकिन बढ़िया नहीं है, हमारे लिए नुकसानदेह है। मेंढक जो होता है वो खेत में रहता है और खेत में जो भी हानिकारक कीट पतंग होते हैं उसको वो खा जाता है, तो हमारा फसल के सुरक्षा मिलता है। अब मेंढक ना रहेगा तब हमारा पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो एंड्रीन के कारण मेंढक का प्रजनन नष्ट हो जाता है। रेगुड़ किसे कहते हैं? किस मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं। विश्व में पशुधन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? पहले स्थान पर हम लोग आते हैं। उत्तर बिहार का देरा भूमि किस फसल के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? कल बताए हैं, मक्का के खेती के लिए। उड़ीसा में भूमि निम्नीकरण का कारण वन उन्मूलन। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी ना समझती है, ये किताब के पीछे वाला है, इन्हें बताए थे अभी सीढ़ी वाला। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है ऑप्शन के अनुसार, और वहां पे ऐसी खेती की जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। पीछे वाला में भी अपना टिक मारते चलियो। रेगुड़ मृदा सबसे ज्यादा कहाँ है? हाँ, काली मिट्टी तक कहाँ है सबसे ज्यादा? बताए थे दो गो है, गुजरात और महाराष्ट्र। देखो कौन आयल है, तो महाराष्ट्र में होगा। मोर के नरेटिव फोड़ फाड़ रुक, आज रुके ना। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नायका, नवीन जलोढ़ मिट्टी। खादर को नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। काली मिट्टी किस के फसल के लिए बेहतर माना जाता है? कपास के खेती के लिए। काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी बेहतर है? लेटराइट मिट्टी में हम काजू की खेती और इसमें चाय कहवा की भी खेती किया जाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन भूमि का भौतिक स्वरूप है? भौतिक स्वरूप कौन है? तो पहाड़ भी है, पठार भी है और मैदान भी है, सब आता है इसमें। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक भी है, मौलिक भी है और सीमित भी है। ऐसे पूछेगा ना तो तुमको खाली ये वाला पूछता है, ये दोनों नहीं पूछता है। प्राकृतिक याद रखना। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी अभी बताएं, महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र एल है। अगर इसके पूछे कि रेगुड़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तब रेगुड़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है, तो क्या आंसर करेगा? वह तो हम पूछ रहे हैं, फिर कहे कि मास्टर भाई बतेबे न कैल हाल। अच्छा, काली, अरे रेगुड़ मृदा सबसे ज्यादा कहाँ है? काली मिट्टी कहाँ है? तो वही तो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन खाली थोड़ा सा घुमा देगा, काली की जगह रेगुड़, तो फिर कहे कि ई तो बतेबे न कर ली मास्टर बा, दे दिल्ली। हाँ, मारी तो यही चक्कर में खत्म कर दिया। हम इंटर में पढ़ा ली ना, तो मैं कितना क्या बहले 100 नंबर का टेस्ट था, जैसे फिजिक्स या मैथ ही सब पढ़ते थे। तो मान लो 5 नंबर के ना आया, तो 5 नंबर के ना आए थे, 95 नंबर है। ऐसे करित 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 पूरा नंबर खा गई। का बताऊ, हम अपन रिजल्टो न बता सके, शर्म आवे बताए में। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मिट्टी के बनने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जलवायु भी, वनस्पति भी और चट्टान, तो इनमें से सभी। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? राजस्थान में मिलेगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा नाम है। भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन है? पर्वत है कि पहाड़ है कि पठार है कि मैदान है? कौन है सबसे ज्यादा? मैदानी भाग है, हाँ 43%। भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार है कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। ये किसका है? ये लाल के या पीली कहो, ये किसका है? लेटेराइट, लेटराइट मृदा के है। और इतना ही एक और है, कौन? काली मैया।
काली मृदा और जलोढ़ मृदा का विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर। लाल या पीली मृदा का है 7.2 करोड़ हेक्टेयर। लेटेराइट है तुमको 1.3 करोड़ हेक्टेयर। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारा क्या पता, इसका मतलब होता है ईंट। पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी को कहते हैं बांगर। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? यानी भूमि अपरदन, मिट्टी के एक जगह से दूसरे जगह कट के जाने में, तीव्र वर्षा, वनों की कटाई, खनन, इन सब के कारण। डी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? 1952 में। भारत में मृदा के प्रमुख प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? 33%। वन वाला में MVVI है। खत्म है। चलो, तो आपको इतना ही था। तो आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया, लेक्चर भी हो गया। अब आप लोग दे लीजिए ऑब्जेक्टिव के टेस्ट, नोट्स ले लीजिए और इस चैप्टर से पूरी तरह से निदान पाइए। कल कौन सा दिन है जी? गुरुवार। इंग्लिश का दिन है। हाँ, तो इंग्लिश में हमको अब देखना पड़ेगा क्या पढ़ा दिए थे। तो आप लोग कल इंग्लिश का दोनों बुक लेके, दोनों का तीनों लेके आइएगा। अभी क्या बोले हो? थोड़ा सा पूछ ली है। कल इंग्लिश के तीनों बुक आप लोगों के पास होना चाहिए। हम कौन में से पढ़ेंगे हमको खुद नहीं याद है। एक बार देखेंगे कौन कौन चैप्टर हो गया है, तो कोई एक चाहिए ना आपके पास, तो तीनों लेके आना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।